हैं आप? मैं रागिनी आपके बीच में फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। और जो नियोजन हम पढ़ रहे थे उसमें आगे हम बढ़ते हैं कि नियोजन से 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 1951 से 1956 के बीच में रही, और 12वीं या अभी तक अंतिम जो योजना है वो 2012 से 2017 के बीच में रही। इसके बाद हम आगे चलते हैं, भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलताएं दोनों ही प्रभाव पड़े हैं। तो आज हम सफलता की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो उपलब्धि है वो है अपनी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 1951 में जो हमारी राष्ट्रीय आय थी वो थी 9,142, जो 2012 में 28,46,762 हो गई, यानी काफी बढ़ोतरी इसमें हमें देखने को मिली। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय की भी हम बात करें तो 1951 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 255 थी, जो बढ़कर 25,716 हो गई है, यानी काफी वृद्धि इसमें दर्ज की गई। आगे चलते हैं हम, तीसरा जो बिंदु है बचत और विनियोग दर। हमारी बचत और विनियोग दर पहले यानी 1951 की हम बात कर रहे हैं तो 8.9 से 8.7 थी, जो बढ़कर 32.4 और 33.8 हुई है, यानी बचत और विनियोग दर भी हमारी काफी बड़ी है। ठीक है, फिर चलते हैं कृषि क्षेत्र में विकास। तो कृषि में हरित क्रांति से अभूतपूर्व सफलता हमें मिली, और जो पहले हम खाद्यान्न आयात करते थे वो अब हम निर्यात करने लगे हैं, काफी अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। और जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था वो पहले 508 लाख टन था, जो कि बढ़कर 2083 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हो गया। ये आंकड़े में 2005-6 की दे रही हूँ क्योंकि आपकी पुस्तक में वही दिए, अब वर्तमान में तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। उसी तरह औद्योगिकरण की बात करें तो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 5 उद्योग हुआ करते थे, जो मार्च 2006 में बढ़कर 242 हो गए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, है ना। तो इनमें भी बहुत वृद्धि हुई है। अगला जो हम देखते हैं विद्युत और उत्पादन, तो 1951 में 5.1 अरब किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता था, जो 2005-6 में बढ़कर 623.2 अरब किलोवाट हो गया है, और लगभग 85% गाँव को विद्युतीकरण कर दिया गया है। और अब लगभग जो एक वन कनेक्शन वाले हुए हैं वो सभी गाँव में ज्यादातर अधिकतर बिजली पहुंच गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो साक्षरता दर पहले 18% थी, जो अब 74% हो गई है 2011 की गणना के अनुसार। अस्पताल पूर्व में 1951 में 9,209 थे अस्पतालों की संख्या, जो बढ़कर 27,770 लाख इनकी संख्या हो गई है, यानी बहुत बड़ी संख्या में अस्पताल और स्कूलों खुले हैं। बच्चे का नामांकन उच्च शिक्षा में भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो साक्षरता दर भी बढ़ रही है। आगे हम चलेंगे, बैंकिंग की बात करते हैं। तो बैंकिंग में पहले जो बैंकिंग और वाणिज्यिक जो संस्थाएं थी वो मात्र 2,647 थी, जो बढ़कर 69,616 हो गई है, यानी इनमें भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा। तो हम ये देखेंगे, आंकड़े जो देख रहे थे कि बैंकिंग में जो है 2,647 थे, जो बढ़कर 69,616 संख्या हो गई है वाणिज्यिक संस्थाएं या बैंकिंग संस्थाओं की। इसी तरह परिवहन में भी काफी उन्नति हुई है, और जो हमारा वो था हमारा निर्यात और आयात की हम बात करें तो उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। और ये पहले 608 था, और 608 यानी निर्यात और आयात 608 और 606 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर अब 6,60,409, 6,60,409 और 4,56,418, मतलब कुल मिलाकर हर चीज जो है हमारी बड़ी है। लेकिन क्या हम इसको सफलताओं, इन आंकड़ों को ये मान लें कि ये सफलता हुए? भाई जैसे जैसे विकास होता है, जनसंख्या बढ़ती है, अगर ये आंकड़े बढ़े हैं तो जनसंख्या भी बढ़ी है ना। तो इसके साथ साथ हम कहेंगे कि वो खपत भी बढ़ी है, संसाधन भी जितने जो हमें आवश्यक पहले थे उससे ज्यादा आवश्यक है। तो ये सफलता के मायने इन आंकड़ों को माने या न माने, ये अभी हम आगे जो पढ़ाएंगे कि इसकी जो असफलताएं थी उनके बारे में आपको काफी कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। तो इसकी हम असफलताओं की बात करते हैं। पहले हमने इसकी सफलताओं की बात करी कि हमारा आयात बढ़ा, निर्यात बढ़ा, शिक्षा दर बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, सब कुछ बढ़ा हमारा, लेकिन चूंकि जनसंख्या भी बढ़ी, हम इसके साथ साथ ये माने कि हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ी। जो पहले
अब कितना है, वर्तमान में जो है 130 करोड़ से अधिक लोग हैं भारत में। तो इस हिसाब से जो गति होनी चाहिए थी विकास की वो नहीं हुई। तो आइए हम देखते हैं इसकी असफलताओं की बात करते हैं, क्या थी। तो असफलताएं, इसकी असफलताओं में हम देखते हैं सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति तो हुई लेकिन काफी धीमी गति से, है ना। तो इसको हम ये नहीं मान सकते हैं, जो 24% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से अभी भी जीवन यापन कर रही है। प्रति व्यक्ति आय आपने बढ़ाई है, पहले 255 से महंगाई भी तो बढ़ी है उस अनुपात में, है ना। तो ये आय बढ़ने का आज भी जितनी प्रति व्यक्ति आय है उस अनुसार महंगाई के हिसाब से वो संतुलन नहीं है, और आज भी 24% जो है भारतीय नागरिक जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा है क्षेत्रीय असंतुलन। आपने परियोजनाएं तो बनाई लेकिन उससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष का ही विकास होता रहा, है ना। संपूर्ण भारत का विकास इसमें नहीं हुआ, है ना, यही हम मानेंगे। और इसकी वजह से जो है असंतोष बहुत ज़्यादा व्याप्त हुआ लोगों में, है ना। जैसे पंजाब, हरियाणा, केरल जो मैंने बताया था आपको, ये राज्य विकसित है, तमिलनाडु, आंध्रा भी, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कुछ विकासशील, कुछ राज्य अभी भी जो है विकास की धारा से, जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं विकास की धारा से, वहाँ अभी प्रॉपर नेटवर्क नहीं है ये ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का। तो उसका कारण यही है कि एक क्षेत्रीय प्रॉपर प्लानिंग करके संपूर्ण भारत का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगला जो है वो है मूल्य वृद्धि। तीसरा बिंदु है मूल्य वृद्धि। भाई हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, सब बढ़ाया, लेकिन मूल्य वृद्धि भी तो हुई, इसका कौन खामियाजा भुगतेगा भाई। तो मूल्य वृद्धि जो है 93, जो थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर 2006 में जो वृद्धि दर है वो है 207.9 हो गई है ना। तो ये काफी है, करीब 27 गुना बढ़ गई। जो मूल्य वृद्धि है वो करीब 27 गुना हो गई है। तो आप देखो कि ये आंकड़े ज्यादा हैं कि ये वाले आंकड़े ज्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है, बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी भी हमारे यहाँ काफी बढ़ी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार नहीं है। तो लगभग प्रारंभ में जहाँ 33 लाख बेरोजगार थे, तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है 4 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार का अनुमान है। 4 करोड़ लोग जो है अनुमान है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, है ना। और ये आंकड़े तो पुराने बता रही है, पुस्तक आपकी पहले की है, अब तो वर्तमान में और भी ज्यादा ये स्थिति हो गई होगी। अगला जो बिंदु है वो है आय व धन की असमानता में वृद्धि। आय व धन की असमानता में वृद्धि। जो असमानता थी पहले वो और ज्यादा बढ़ी है ना। धनी और अधिक धनी हो गए हैं और निर्धन और अधिक निर्धन हो गए, है ना। तो इससे केंद्रीकरण बढ़ा है, धन का केंद्रीकरण कहीं ना कहीं बढ़ा है और जनता में असंतोष है। तो जो सुखद आंकड़े, जो लोकतांत्रिक सरकार के जो आंकड़े मिलने चाहिए थे, जो परिणाम आने चाहिए थे, वो अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों की असफलता, एक हम बात कर रहे थे कि हमारे पास पहले 5 सार्वजनिक उद्योग थे, अब 242 के करीब हैं। तो हम देखेंगे सार्वजनिक उद्योगों की असफलता, सार्वजनिक उद्योगों की असफलता। तो इसके अंतर्गत जो है, जो अपने 242 उद्योग हैं, है ना, करीब कितने हैं, 242 हैं। 242 जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनमें से अधिकतर जो है घाटे में चल रहे हैं, है ना। इसीलिए बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं सार्वजनिक उद्योग जो बंद करने पड़ते हैं। कुछ चुनिंदा 2-4 का हम नाम गिनाएं तो वही फायदे में है, बाकी सारे जो है घाटे में चल रहे हैं, सरकार पर ये बोझ बन जाते हैं और अंत में इनको बंद करना पड़ता है। तो ये स्थिति है। निजी उद्योग तो निरंतर फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक उद्योग ये हमारे सारे के सारे जो है वो
सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, कि ये भी एक कारण है उसकी असफलता का। और सातवां जो है वो है, तो इस तरह से जो है पंचवर्षीय योजनाओं में जो है कमी आई है, जो लक्ष्य उनको प्राप्त, जैसे होता है ना कि हमने 5.6 लक्ष्य रखा था लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाई, शायद ही एकाध ही ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या अपने लक्ष्य से जो टारगेट किया था उससे अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया, बाकी सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। इनका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, जो सरकारी चीज़ें होती हैं, उनके प्रति लोगों की धारणा ऐसी है कि ये तो शासकीय है, तो ये भी भ्रष्टाचार जो है, जागरूकता की कमी जो है, अशिक्षा जो है, ये इन सब की उसमें, क्योंकि एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है कि सरकार ऊपर बैठ के सारे काम कर ले, क्रियान्वित तो नीचे ही होना है ग्राउंड लेवल पर, तो वो उतना सहयोग शायद अपेक्षित, उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये सब जो हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है, तो हम पूरी जागरूकता के साथ इनमें इन्वॉल्व हों, तो ये नहीं हुआ शायद, इसीलिए इनको ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। और इसके साथ ही भारत ने दिया था इंडिया विजन 2020, ये आता है क्वेश्चन आपका अक्सर, इंडिया विजन 2020 क्या है ना, तो 2020 तो हो गई अपनी, और 2020 कैसी निकली है ये हम सब देख रहे हैं, तो क्या हुआ होगा, है ना। ये कब दिया गया था इंडिया विजन 2020, ये 2003 में दिया गया था, है ना, 2003 में, और महत्वपूर्ण दस्तावेज था ये, महत्वपूर्ण दस्तावेज, और इसमें कहा गया था कुछ लक्ष्य थे जिनको प्राप्त करना था, है ना, कुछ लक्ष्य थे, और वो लक्ष्य क्या थे कि कृषि उत्पादन, है ना, जैसे बेरोजगारी और आपकी गरीबी निरक्षरता, है ना, और उसके अलावा दूर हो जाएगी, और योजना आयोग का अनुमान था कि करीब 2020 तक 135 करोड़ जनसंख्या जो है 135 के करीब उन्होंने अनुमान लगा रखा था कि जनसंख्या होगी, जिसको एक अच्छा रहन सहन जीवन स्तर प्राप्त होगा। यानी इन्होंने 2003 में एक विजन लिया था कि 2020 तक, यानी करीब 17 वर्ष में ये वो उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे कि देश से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, और 130 से ऊपर ही है, 135 जो ये लगा रहे हैं, गलत अनुमान नहीं लगाया था, जनसंख्या तो उसी अनुपात में बढ़ी है, लेकिन जो इन्होंने कहा था कि भाई ये रहन सहन का स्तर और बेरोजगारी, गरीबी, ये सब शायद लक्ष्य अभी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि औसत आयु भी बढ़ेगी, औसत आयु तो बढ़ी है ना, निश्चित रूप से बढ़ी है, कहीं ना कहीं साक्षरता दर भी बढ़ी है हमारी, और जो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई, बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि हुई, नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि आदर्श स्थिति अभी निर्मित नहीं हो पाई, आदर्श की बात छोड़ दो, एक सामान्य स्थिति भी शायद अभी निर्मित नहीं हो पाई, अभी अनुपात काफ़ी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये विजन रखा था सरकार ने, इंडिया विजन का जो क्वेश्चन आता है क्या है, तो 2003 में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, एक सपना देखा गया था कि भाई हम 2020 तक ये लक्ष्य अचीव कर लेंगे। 2020 तो हमारे आते के साथ ही खराब चलेगी और जा रही है, तो इसमें भी काफ़ी कुछ फर्क इससे पड़ा है, परिस्थितियाँ हैं, बदलती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट पेपर दूंगी जिसको आप सबमिट करें, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज ही समाप्त करें। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हैं।